वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने जुबली हिल्स के घर में राखी बंधन मनाया। इस मौके पर बहनों ने उन्हें राखी बांधी और लंबी उम्र की दुआ दी। रेवंत रेड्डी ने बहनों को तहाइफ पेश किए। घर में खुशियों और मोहब्बत का माहौल नजर आया। रिवायती मिठाइयों और रस्म व रिवाज का एहतमाम किया गया। वजीर आला ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद की अलामत है। उन्होंने बहनों के प्यार और दुआओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत करार दिया। राखी के इस मौके पर खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने सबको राखी बंधन की मुबारकबाद दी। ये तकरीब भाई बहन के अटूट रिश्ते की एक खूबसूरत झलक बनी। रापावर्णमा के मौके पर केसीआर को उनकी बहनों ने रा बांधी। बहन लक्ष्मीबाई ने रिवायती तरीके से रा बांधी। जे अम्मा ने भी भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ दी। छोटी बहन विनोद अम्मा ने भी प्यार और नेक तमन्नाओं के साथ रा बांधी। इस मौके पर घर में खुशी का माहौल नजर आया। केसीआर ने बहनों को तहाइफ पेश किए। उन्होंने बहनों के प्यार को अपनी सबसे बड़ी दौलत करार दिया। राखी रस्म में रिवायती मिठाइयां भी पेश की गईं। केसीआर ने बहनों की दुआओं का शुक्रिया अदा किया। ये लम्हा खानदानी मोहब्बत और भाई बहन के रिश्ते की मजबूती की अलामत बना। एनटीपीसी की टीम ने तेलंगाना में काबिले तजदीद तवानाई के शोबे में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। इस सरमायाकारी में सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। इदारे ने 6,700 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर की सलाहियत को भी उजागर किया। एनटीपीसी के सीएमडी गिरदीप सिंह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात रेवंत रेड्डी की जुबली हिल्स रहाइशगाह पर हुई। वजीर आला ने एनटीपीसी की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मंसूबे से तेलंगाना में तवानाई के शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की मुतवक्के है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स रियासत में माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का नया बाब खोलेंगे। साबिक वजीर मिला रेड्डी का दिलचस्प बयान। उन्होंने कहा कि मुझे अब सियासत की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं कॉलेज चलाकर अवाम की खिदमत जारी रखूंगा। मेरी उम्र पहले ही 73 साल हो चुकी है। एमपी, एमएलए और वजीर समेत तमाम ओहदे देख चुका हूं। अब मुझे किसी और पार्टी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सियासत में मजीद किरदार अदा करने का इरादा नहीं है। अवामी खिदमत ही मेरा मकसद रहेगा। చూడు రాజకీయంగా బీజేపీ వైపా తెలుగుదేశం వైపా లేక టీఆర్ఎస్ వైపా కాదు. నేను ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా. నేను ఇప్పుడు ఏ వైపు చూసేటట్టు కూడా లేని. ఇప్పుడు నాకు కూడా 73 సంవత్సరాలు అయింది. ఇంకా ఏ వైపు చూడవలసిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు నేను ఎంపీ అయినా మినిస్టర్ అయినా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అన్నా. ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఉంటా. నేను రాజకీయమే వద్దనుకుంటున్నా. ప్రజలకు సేవ చేసి बीआरएस रहनुमा रावल सरीधर रेड्डी ने बंदी संजय पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बंदी संजय को पागल खाने में दाखिल करने का वक्त आ गया है। उनके मुताबिक बंदी संजय का रवैया गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना है। रावल सरीधर रेड्डी ने कहा कि कुनिकपू सन्यासनम पेशु एनकम की कहावत उन पर बिल्कुल फुट बैठती है। ये कहावत ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो अपनी जगह के काबिल न हो। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बंदी संजय सियासत में सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। बीआरएस रहनुमा का कहना था कि अवाम को भी उनके रवैये पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में वकार और तहजीब का ख्याल जरूरी है। बंदी संजय के बयानात अवाम को गुमराह करने वाले हैं। रावल सरीधर रेड्डी ने मुतालबा किया कि वो अपने तर्ज अमल में फौरी तब्दीली लाएं। केंद्र होमशाख सहाय मंत्री मन दरिद्రం ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రులుగా ఉండడము, కేంద్ర మంత్రివర్గాలలో ఉండడం, అట్లా చెప్పాల్సిన దౌర్భాగ్యం మనకు ఏర్పడింది. పదవులు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పాలి, తప్పదు. ఆయన ప్రెస్లో ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశానికి సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డి పెట్టిన ఒక చెత్త కేసుకు సంబంధించి ఆయన ఏదో పోయి అక్కడ ఓ సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి పోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడిన మాటలు, గంటకు ముందు కరీంనగర్లో మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే ఒక విషయం నిర్ధారణ ఏంటంటే బండి సంజయ్ని పిచ్చాసుపత్రిలో జాయిన్ చేయాల్సిన సమయం మాత్రం ఖచ్చితంగా వచ్చిందని ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు. సమయం సందర్భం లేకుండా నోటికొచ్చినట్లు పిచ్చివాగుడు వాగడం అనేది ఈ బండి సంజయ్కి అలవాటైపోయింది. ఎంతొస్తే అంత పేపర్లల్లో హెడ్లైన్ కోసము,
ఏదో సంచలనంగా మాట్లాడమని చెప్పుకోవడం కోసము సోషల్ మీడియాలో లైకుల కోసం మాట్లాడే దౌర్భాగ్య స్థాయికి, నీచమైన స్థాయికి ఇటువంటి నాయకులు దిగజారడం అనేది చాలా బాధాకరం. సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టించే విధంగా ఇలా మాట్లాడే పద్ధతిలో ఈ నాయకులు వ్యవహరించడం అనేది చాలా అధ్వానమైన విషయం. నేను దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. కనకపు సింహాసనమున శునకము అనే సామెత ఇటువంటి నాయకులకు సరిగ్గా అతికినట్టు జరిగిపోతుంది. मरकजी वजीर बंदी संजय का KTR को चैलेंज। उन्होंने कहा कि KTR अपने अहलखाना के साथ मंदिर में हल्फ लें कि फोन टेपिंग नहीं की। बंदी संजय ने पेशकश की कि वो भी अपने खानदान के साथ जिस मंदिर में बुलाएंगे वहां आकर हल्फ लेंगे। उनका कहना था कि मैंने अपने बापा दादा का नाम लेकर सियासत में कदम नहीं रखा। सियासत में आने के लिए मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया। फोन टेपिंग मामले में अवाम को सच मालूम होना चाहिए कि TR अगर बेकसूर हैं तो मंदिर में हल्फ लेने से क्यों घबरा रहे। ये इल्जाम संगीन है और शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। बंदी संजय ने कहा कि सच को छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वो हर सवाल का अवाम के सामने जवाब देने को तैयार है। నేను ఒకటే సవాల్ చేస్తున్నా, చలో ఏ గుడి కంటే ఆ గుడికి నా కుటుంబంతో సహా వస్తా, భార్య పిల్లతో సహా వస్తా. నువ్వు మీ అయ్యా, మీ అమ్మ, మీ భార్య, మీ పిల్లలందరూ కూడా ఏ గుడికి వస్తారో రాండి. మేము ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయించలేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ నాకు నీకు సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిన విషయం నాకు తెలియదు అని నువ్వు ప్రమాణం చేస్తామా? నువ్వు దాస్తికి నువ్వు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి ప్రమాణం చేయండి. నేను మా కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి ప్రమాణం చేస్తాం. నువ్వు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయించినావు, నీకు సంబంధం ఉంది, ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసేది నీకు తెలుసు, నీ భాగస్వామి నేను ప్రమాణం చేస్తా. సిద్ధమా చెప్పు. డే టు టైం తప్పించుకుంటే నేను సమాధానం ఇచ్చిపెట్టా, రాసిపెట్టుకో. నేను నిరంతరం ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా ఈ విషయంలో. ఏ టెంపుల్కి వస్తావు? నీకు మా టెంపుల్ మీద నమ్మకం లేకుంటే మసీద్ అంటావా? रात त्यौहार के मौके पर MLA राजा सिंह का हिंदू ख्वातीन के नाम खुसूसी पैगाम। उन्होंने अपील की कि किसी भी सूरत में ओले जिहाद के झांसे में न आए। राजा सिंह ने अफसोस जाहिर किया कि कई मासूम हिंदू ख्वातीन लेओ जिहाद का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को इस मामले में खास तौर पर मोहतात रहना चाहिए। राजा सिंह ने जोर दिया कि अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए आगाही जरूरी है। उन्होंने बताया कि वो इस मसले पर मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि समाजी सतह पर भी इसके खिलाफ मुजाहमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खानदान और मुआशरे की रवायात का तहफ़्फ़ुज़ सबकी जिम्मेदारी है। MLA ने हिंदू ख्वातीन से अपने मिशन में ताउन की अपील की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। రక్షాబంధనం రోజు. ఈరోజు అక్క చెల్లెలు చాలా ప్రేమతోని మన చిన్న తమ్ముడికి గాని పెద్ద అన్నకి గాని చేతికి రాఖీ కట్టి ఒక హామీ తీసుకుంటది, ఒక ఆశీర్వాదం తీసుకుంటది. ఆ ఆశీర్వాదం ఏ రూపంలో ఉంటదంటే, అన్న నేను మీ చేతికి రాఖీ కడుతున్నాము, మీరు మాకు రక్షించాలే, మాకు కాపాడాలే అని ఒక మాట అన్నతోని అక్క చెల్లెలు తీసుకుంటారు. ఆ అన్న గాని ఆ తమ్ముడు గాని చెల్లెలకి కాపాడతా అని మాట కూడా ఇస్తారు, కాళ్ళు కూడా మొక్కుకుంటారు. కానీ మా అక్క చెల్లెలతోని కూడా ఇవాళ రాజాసింగ్ ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడుగా ఒక మాట తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు ఒక మాట ఇవ్వాలి నాకు. ఇవాళ యావత్ భారతదేశంలో లవ్ జిహాద్ పేరు పైన చాలా కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా మన హిందూ అమ్మాయిలకి టార్గెట్ చేసి ఈ లవ్ జిహాద్ యోలు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా అంటే చాలా ఘోరంగా మన హిందూ అమ్మాయిలకి చంపుతున్నారు. మొత్తం ముక్కలు ముక్కలు చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో ప్యాక్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ యావత్ భారతదేశంలో ఇదే ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అయింది. ఇవాళ అక్క చెల్లెలతోని నేను దండం పెట్టి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు హిందూగా పుట్టినారు, హిందూగానే మేము మరిస్తాము, హిందూగానే మేము సస్తాం. ఆ మాట ప్రతి ఒక్క అన్న తమ్ముళ్ళకి మీరు ఇవ్వాలని నేను రాజాసింగ్ మా అక్క చెల్లెలకి కోరుతున్నాను. మా నుంచి గాని చాలా వరకు హిందూ
हैदराबाद में ट्रैफिक सूरत-ए-हाल को रेवंत हुकूमत ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। छठी का दिन होने के बावजूद और बारिश न होने पर भी आज शहर की हर सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ी सवारों को घंटों तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों की देखभाल और ट्रैफिक कंट्रोल में रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अहम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नाकाफी रही। गाड़ियों की लंबी कतारों ने आवाम को परेशान कर दिया, खास तौर पर उपल चौराहे और एक्स रोड पर गाड़ियों का हुजूम ज्यादा रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ट्रैफिक मैनेजमेंट में संजीदगी नहीं दिखा रही। रोजाना ट्रैफिक जाम से वक्त और ईंधन का ज़िया हो रहा है। अवाम ने हुकूमत से फौरी और मुअस्सिर इक़दामात का मुतालबा किया है। डायरेक्टर राजामौली ने महेश बाबू की आने वाली फिल्म के बारे में नया अपडेट शेयर किया। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें महेश बाबू गिले में शू का त्रिशूल लॉकेट पहने नजर आ रहे हैं। तस्वीर में नंदी शुएरा का भी मंजर दिखाया गया है। ये लाक फिल्म के मौजू की झलक पेश करता है। फैंस ने इस नए अंदाज को बेहद पसंद किया। राजामौली ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लॉक नवंबर में जारी किया जाएगा। ये ऐलान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। महेश बाबू के मद्दा इस फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के बारे में अभी मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ये प्रोजेक्ट टॉलीवुड के सबसे बड़े और मुतवक्के मंसूबों में से एक समझा जा रहा है। फिल्म चैम्बर में अहम इजलास जारी है। सुन्नी वर्कर्स ने अपनी मुतालिबात की मंजूरी का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिबात पूरे न हुए तो वो भूख हड़ताल करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी 4 अहम निकात पर गौर कर रही है। फिल्म चैम्बर ने हिदायत दी कि उनकी इजाज़त के बगैर शूटिंग्स न की जाएं। सुन्नी वर्कर्स का कहना है कि उनके मसाइल फौरी हल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्बत फैसला न आने की सूरत में एहतजाज तेज किया जाएगा। कल से हड़ताल मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। ये हड़ताल फिल्मी सनत में बड़े असरात मुरत्तब कर सकती है। सुन्नी वर्कर्स यूनियन हुकूमत और प्रोड्यूसर्स से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। कराइम नगर जिला में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां नई नवीली दुल्हन शादी के सिर्फ 3 दिन बाद जान की बाजी हार गई। मुद्दासानी अखला 22 रुकमापुर गांव चौपौद मंडल की रिहायशी थी। उनकी शादी 6 अगस्त को राजू से हुई थी। अखला ने हाल ही में अपनी डिग्री मुकम्मल की थी और PG उन्ट्रेस इम्तिहान देने जा रही थी। जुम्मा के रोज़ वो शौहर के साथ 2 पहिया गाड़ी पर तिनमापुर मंडल के राम कृष्णा कॉलोनी पहुंची। इम्तिहान के बाद घर लूटते वक्त करीम नगर के करीब एक लारी ने पीछे से टुकर मारी। लारी के टायर अखला के सर पर चढ़ गए और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। राजू को मामूली चोटें आईं और अस्पताल मुंतकिल किया गया। बीवी के अचानक इंतकाल पर राजू का रू कर बुरा हाल हो गया। ये हादसा शादी के खुशियों भरे लम्हों को गम में बदल गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये बताने से कासिर है कि कितने स्कूल बंद किए गए और कितने स्कूलों को जम करने की फहरिस्त में डाला गया। अखिलेश यादव ने मुतालबा किया कि दोनों फहरिस्तें आवाम के सामने पेश की जाएं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 18,000 ऐसे वोटर्स की निशानदेही की थी जिन्होंने 2019 में वोट डाला था। उन वोटर्स को बगैर किसी वजह के वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। उनका कहना था कि ये खारिज किए जाने का अमल जानबूझकर किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ। ये अमल जमहूरियत और वोटिंग के हक के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अवामी राय को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था 2022 के चुनाव में।
वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी है उनको सजा मिलेगी। देखिए, नकल करने वाले वो लोग हैं, नकल से वो लोग पास हुए होंगे जो कह रहे थे गाय से गधा है, जिन्होंने ये कहा पब्लिकली लोकतंत्र में, गाय से गधा वाले ही नकल से पास हुए हैं। गाय हमारे लिए गरीब है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई हो, इसलिए पाठशाला लगे और पाठशालाएं खुले। सरकार वो सूची नहीं दे पा रही है कि कितने स्कूल बंद हुए हैं और कितने मर्जर की सूची में थे। सरकार को दोनों की सूची जारी करनी चाहिए और हम तो अपने पत्रकार जागरूक साथियों से कहेंगे कि आप लोग सूची जारी करो इटावा की। ये जो सवाल हमारा पूछा है इन्होंने, उम्मीद है इनके पास सूची होगी कि पहले कितने स्कूल बंद हुए प्राइमरी और मर्जर की लाइन में कितने थे। तो कम से कम देखिए कि जानकारी मिले लोगों को, और ये इसीलिए हो रहा है जिससे गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गोरू भाटिया ने राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहला इल्जाम यह है कि डिजिटल वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में फराहम नहीं की जाती। गोरू भाटिया के मुताबिक दस्तयाब मालूमात के तहत वोटर लिस्ट हमेशा वेबसाइट पर मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि असल मसला यह है कि राहुल गांधी जब भी इंतखाब हारते हैं तो ऐसे इल्जामात लगाते हैं, लेकिन वो कभी इस मामले को अदालत में नहीं लेकर जाते। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गोरू भाटिया ने कहा कि बीजेपी जमहूरी उसूलों पर कायम है। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने अवाम से कहा कि वो इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात पर यकीन न करें। राहुल गांधी का आरोप नंबर 1 है डिजिटल वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दी जाती है, यही कहा है राहुल गांधी ने। सबसे पहले तो जो हमारी जानकारी है, वोटर लिस्ट वेबसाइट पे हमेशा उपलब्ध कराई जाती है। यह बात अलग है जब राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन न्यायालय नहीं जाते हैं। और क्यों नहीं जाते मैं आपको बताता हूं। इसका उत्तर एक जजमेंट है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का, और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह बात है 2018 12 अक्टूबर का जजमेंट, और ध्यान दीजिए कौन गया था सर्वोच्च न्यायालय, कमलनाथ जी गए। और इसी जो भी कहूंगा इसी आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के पहली लाइन क्या कहता है, ये दी पिटिशनर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और ये रिलीफ मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और कहते हैं जो मतदाताओं की सूची है ये हमें एज पर रूल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में दीजिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, यह बड़ा अहम है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता। एक तरफ झूठे, मक्कार, ओछी, घटिया राजनीति करने वाले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिनके शब्दों में इतना वजन नहीं है कि उस पर कोई टिप्पणी करी जाए। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत ने एक मुतनाज़ा कानून मंजूर किया है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की खिली इजाज़त दे दी गई है। अब ये स्कूल मनमानी और गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार कर सकेंगे। बीजेपी हुकूमत आने पर निजी स्कूलों ने खुशियां मनाई और लड्डू बांटे। इसके बाद उन्होंने बेतहाशा स्कूल फीस में इजाफा कर दिया। जब वालिदैन ने इस फैसले की मुखालफत की तो उन पर लाठियां बरसाई गई। नए कानून से निजी स्कूल बिला रोक टोक फीस में इजाफा कर सकेंगे। वालिदैन इसके खिलाफ कानूनी तौर पर भी एहतजाज नहीं कर पाएंगे। ये इक़दाम तालीम के शोबे में बुहरान पैदा कर सकता है। वालिदैन ने हुकूमत से इस कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। दिल्ली की विधानसभा ने कल एक बहुत खतरनाक कानून पास किया है
ये कानून कहने के लिए बनाया गया है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि इस कानून के बनने के बाद, इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल मॉन्स्टर की तरह अपने पेरेंट्स का खून चूस सकते हैं। अब उनके ऊपर ना सरकार का शिकंजा रहेगा, उनके ऊपर ना कोर्ट्स का शिकंजा रहेगा, उनको प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे दी गई है। और शायद इसीलिए 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल वालों ने लड्डू बांटे थे, क्योंकि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने उनको फीस नहीं बढ़ाने दी थी। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने लड्डू बांटे प्राइवेट स्कूल वालों ने कि अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी पार्टी की सरकार आ गई है, अब हम खुल के पेरेंट्स को लूट सकते हैं। इन्होंने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आते ही पेरेंट्स ने खूब हंगामा किया, पेरेंट्स ने विरोध किया, सड़क पे उतरे, लाठियां खाईं, इवन धूप में जाके प्रोटेस्ट करते हुए पेरेंट्स बेहोश तक हुए। प्राइवेट स्कूल वालों ने बाउंसर्स बुलाए, मासूम बच्चों को कमरों में बंद कर दिया जिनके पेरेंट्स विरोध कर रहे थे बढ़ी हुई फीस का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी तो सरकार बनने पे प्राइवेट स्कूल वाले लड्डू बांट रहे थे। फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने दिखावे के लिए नौटंकी की कि हम एक कानून ला रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन आप इस कानून को पढ़ के देख लीजिए, इसकी एक भी क्लॉज किसी प्राइवेट स्कूल के अधिकार कम नहीं करती। पेरेंट्स के अधिकार कम करती है, सरकार के अधिकार कम करती है, यहां तक कि कोर्ट्स के अधिकार कम करती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को खूब एम्पावर करती है। क्या कहता है ये कानून? ये कानून कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली में अगर अपनी फीस बढ़ाना चाहता है तो वो हर साल अपनी फीस बढ़ाने का प्रस्ताव अपनी ही बनाई हुई एक कमेटी को देगा। अब ये कमेटी किसकी है? कानून कहता है भारतीय। राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ के हवाले से दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहिब अपने सरकारी रहायशगाह पर मौजूद नहीं हैं। पहले दिन में ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, फोन किसी और ने उठाया। जब मैंने बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो कहा गया कि वो आराम कर रहे हैं और बाद में बात करेंगे। इसके बाद मैंने कई सियासी रहनुमाओं और साथियों से पूछा कि क्या वो जानते हैं कहाँ हैं। सब ने कहा कि वो भी कई दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाब नहीं हुए। मैंने खुद भी कई बार कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो सका। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने लापता लेडीज के बारे में तो सुना था मगर लापता नायब सदर के बारे में कभी नहीं सुना। उनका ये बयान ऐवान और सियासी हलकों में मौजूआ बहस बन गया। We are today on August 9, and since that day we just don't know where he is. He's not in his official residence. On the first day I tried to contact him and the PS picked up the phone. Somebody picked up the phone. And when I asked him could I speak to Dhankar Saab, he said he's taking rest and he'll get back to me. Thereafter I've met several colleagues of mine, leaders of political parties. I've asked them whether they know. They said they've been also trying to contact for days and they can't get through. I've also tried, can't get through. So I've heard of Lapata ladies, but I've never heard of Lapata vice president. I mean, it's very strange in our country that this should happen. And while he was supportive of the government during the entire course of his tenure, he went out of his way to support the government. It seems that the time has come for the opposition to support him because obviously he's in some difficulty that we're not aware of. I hope he's well, because that's really very important. He had some health problems earlier, but he was fine when he was presiding over the Rajya Sabha. So I hope he's well, and if he's not in his official residence, we must know where he is, because he was, after all, the vice president of our country. And I have a very, very close relationship with him. He's a personal friend of mine. We appeared in cases against each other together. And I have great respect for him, great regard for him at a personal level. And he's always very kind to me. But I'm really worried. And I'm sure the Home Minister, who can sort of find out,
where Bangladeshis are hiding in this country nowadays. A lot of them, they say, are in Bihar. Right, that's why they are deleting all the names. शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक होना उनका जाती फैसला है। अगर दोनों भाई महाराष्ट्र, मरहट्टा अवाम और महाराष्ट्र के वकार के लिए मुत्तहिद होते हैं तो इसका खैर मकदम पूरे मुल्क में किया जा रहा है। संजय रावत ने बताया कि उद्धव ठाकरे 3 दिन के लिए दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत की। राहुल गांधी की रहाइशगाह पर एक तकरीब में वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन पेश किया गया। ये प्रेजेंटेशन हमें बहुत मुतासिर करने वाला लगा। दिल्ली में हमने मुल्क और महाराष्ट्र से जुड़े अहम मसाइल पर बात की। ये दौरा न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि ताल्लुकात के हवाले से भी अहम रहा। संजय रावत के मुताबिक दिल्ली का ये दौरा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती ही महाराष्ट्र के मुफाद में है। देखिए, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी का एक साथ आना ये दोनों का व्यक्तिगत निर्णय है। महाराष्ट्र के लिए, मराठी मानुस के लिए और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए 2 ठाकरे बंधु अगर एक साथ आते हैं तो उसमें देश भर में स्वागत उसका हो रहा है। वो कबूतर जा गाना आप लगा दीजिए। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। ये आप लोग को टिप्पणी विप्पणी करना छोड़ दीजिए। उद्धव जी 3 दिन दिल्ली में थे, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल हुए। राहुल गांधी जी के निवास स्थान पर जो स्नेह भोजन का कार्यक्रम हुआ, वहाँ एक प्रेजेंटेशन दिया चुनाव वोट चोरी के बारे में। वहाँ हम सब लोगों को वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देखकर बहुत प्रभावित भी हुए और बहुत सी बातें महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बारे में हमने चर्चा भी की। वहाँ उद्धव जी ने अलग से चर्चा की। तो हमें लगता है कि दौरा पूरी तरह से सफल हुआ। एनसीपी एसपी के सदर शरद पवार ने राहुल गांधी के इल्जामात पर रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इल्जामात सबूतों के साथ लगाए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने जोर दिया कि अगर ये इल्जामात गलत हैं तो उनकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों पर लगने वाले इल्जामात संजीदगी से लिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर अवाम का एतमाद बरकरार रहना जरूरी है। शरद पवार का कहना था कि ऐसे मामलात में खामोशी इख्तियार करना सही नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन उन इल्जामात का खुला जवाब दे। उन्होंने कहा कि हकायक सामने आने से अवामी शुकूक और शुबहात खत्म होंगे। शरद पवार ने इस मामले को जमहूरियत के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात से बढ़कर इदारों की साख का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। बात अच्छी है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वहाँ कर्नाटक के लोग थे, यानी कर्नाटक के वोटर्स, महाराष्ट्र के वोटर्स और एक राज्य के वोटर्स। वहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी, मगर इसका पूरा स्टडी करके लोगों के सामने ये सब बातें रखने के बाद गृहमंत्री की जिम्मेदारी थी कि इसका जवाब देना, और उन्होंने ये इशू अन्य जगह पर डाइवर्ट करने की कोशिश की।